कक्षा 12 में अध्ययनरत छात्रों, पूर्व की कक्षाओं में हमने पढ़ा रस के स्थायी भाव, रस की परिभाषा और कतिपय उदाहरणों के माध्यम से हमने श्रृंगार रस को समझा। उसी आधार पर, उसी परिभाषा के आधार पर हम लोग अन्य रसों की परिभाषा को तैयार कर लेंगे और विभिन्न उदाहरण आप अपनी पुस्तकों से तैयार कर लेंगे। अगर इसमें कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कुछ कठिनाई हो रही है, तो निसंकोच आप हमसे हमारे मोबाइल पर पूछ सकते हैं। तो वो उदाहरण आप सभी रसों के तैयार करके परिभाषा सहित आप लिखेंगे, उदाहरण सहित लिखेंगे। और आज हम जो विषय लाए हैं, जो प्रसंग लाए हैं, वो है छंद का। आप लोगों ने हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर में छंद के बारे में पढ़ा। मैं आज पुनः उसको आपको रिवाइज करा रहा हूँ, पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कि छंद, पहले तो छंद की परिभाषा। छंद वर्ण, लय, यति, गति, तुक, मात्रा से समन्वित एक लयबद्ध जो रचना होती है उसको छंद कहते हैं। जो स्वर के माध्यम से गाई जा सके, जिसको अच्छी तरीके से विभिन्न राग रागिनियों पर भी गाया जा सके, उनकी निश्चित मात्राएं होती हैं, निश्चित उनकी यति होती है, निश्चित उनकी गति होती है। ऐसी रचनाओं को छंद कहा जाता है। छंद प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक वर्णिक छंद और एक मात्रिक छंद। वर्णिक छंद वहाँ पर होते हैं जहाँ पर वर्णों की गणना की जाती है। वर्णों की गणना के आधार पर उनकी जो परिपाटी है, उनकी रीति है, निर्धारित की गई है, वहाँ पर वर्णिक छंद होते हैं। और जहाँ पर मात्राएं गिनी जाती हैं, मात्राओं के गणना के आधार पर जो छंद लिखे जाते हैं, वो मात्रिक छंद होते हैं। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं मात्रिक छंदों की ओर, क्योंकि आपने उनको पढ़ा है, तो यहीं से प्रारंभ करते हैं। मात्रिक छंदों में विभिन्न मात्राएं होती हैं और उन मात्राओं को यगण, रगण, तगण, मगण, इस गणों के आधार पर विभाजित किया गया है। तो आइए देखते हैं कि ये गण क्या है और इनमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। इसका एक सूत्र है, यमा ताराज भान सलगा। तो ये ब्लैक बोर्ड पर हमने इसको लिख लिया है, यमा ताराज भान सलगा। इसको जानने से पूर्व हम ये समझ लें कि मात्राएं किस संकेत में लिखी जाती है, उनका संकेत क्या होता है। तो मात्राएं दो होती हैं, मात्राएं होती हैं दो। एक तो होती है गुरु, इसका चिन्ह होता है ये अवग्रह जैसा चिन्ह होता है, और दूसरी मात्रा होती है लघु, इसका चिन्ह ये होता है। इसका मतलब दो और इसका मतलब एक। जहां पर लघु मात्रा होगी वहां पर एक मात्रा गिनी जाएगी, जहां पर दो मात्राएं होंगी वहां पर गुरु होगी, वहां पर दो मात्राएं गिनी जाएंगी और उनका ये चिन्ह है। अब आप देखेंगे कि यगण, रगण, तगण और ये इनके सूत्रों के आधार पर मात्राएं कितनी होती है, ये सूत्र हमने लिखा है। तो यहाँ पर तीन वर्णों को एक में मिलाते हुए, जैसे पहला ये तीन मिल गया, य मा ता। अब देखिए किस आधार पर मात्राएं लिखी जाएंगी, उनकी गणना होगी। ऐसे ही उदाहरणों में भी, छंदों में भी गिनी जाएंगी। य जहां पर लघु वर्ण आता है वहां पर लघु मात्रा होती है, एक का चिन्ह लग जाएगा। और जहां पर दीर्घ वर्ण आता है वहां पर दो मात्राएं होती हैं, दो चिन्ह लग जाते हैं। यह लघु है, माता, तो यहां पर यमाता में, तो यहां पर ये हो गया यगण। यगण, यगण में जो प्रथम से तीसरे तक की जो मात्राएं हैं वो गिनी जाएंगी। तो यगण में क्या हो गया, लघु, गुरु, गुरु के माध्यम से कितनी मात्राएं हो गई, 5। इस प्रकार से यगण में मात्राएं 5 हो गई। इसी तरीके से मगण गिनेंगे। मगण कहां से गिनेंगे, यहां से गिनेंगे 3। मा तारा, अब यहां पर तीनों ऐसे हो गए, मा तारा, तो 2, 2, 4, 2, 6 मात्राएं हो गई। इसी प्रकार तगण यहां से यहां तक आ जाएगा, रगण यहां से यहां तक, और हर तीन वर्ण पहले वर्ण के नाम से गणों के का नामकरण किया गया है। यहाँ पर जब अंतिम होगा तो ये हो जाएगा सगण, सलगा, 1, 1 और 2। इस प्रकार से ये मात्राएं हो जाएंगी। तो ये मात्राओं का निर्धारण है। जहां पर लघु वर्ण आता है वहां पर एक मात्रा लघु चिन्ह, और जहां पर गुरु वर्ण आता है वहां पर दो मात्राएं और गुरु का चिन्ह। एक और विशेष बात है, गुरु मात्रा वहां पर भी होती है जहां पर कोई अर्ध अक्षर होता है, जैसे अंत लिखा है, तो अंत में यहां तो लघु है, परंतु इसको जोड़ते हुए यहां पर ये मात्रा क्या हो जाएगी, गुरु हो जाएगी, और ये यहां पर एक हो जाएगी, लघु हो जाएगी। तो इस मात्रा को अंत में
ये आधी नाक को भी इसी में जोड़ लेंगे और ये लघु का गुरु हो जाएगा। ये इसमें एक विशेष नियम निर्धारण है, इसको ध्यान में रखें। तो इस प्रकार से ये मात्राएं जो हैं हमारी मात्रिक छंदों में निर्धारित की जाती है। अब हम चलते हैं मात्रिक छंदों की परिभाषा की ओर, उदाहरण की ओर, कि कौन कौन से हमारे मात्रिक छंद हैं और किन किन मात्रिक छंदों में कौन कौन सी कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं, सूत्र लिखा रहने देंगे। आपने पढ़ा होगा कक्षा 8 से ही, 9 से तो निश्चित रूप से पढ़ा होगा चौपाई। चौपाई ये हमारा छंद है, श्री रामचरितमानस इसी में लिखी गई। जायसी की जो पद्मावत है वो भी चौपाई छंदों में लिखी गई है। तो चौपाई जैसा कि आपने लिखा है चौपाई, 4 पैर वाला, तो इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ कि इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। और ये चौपाई को सममात्रिक छंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सममात्रिक छंद। अर्थात प्रत्येक चरण में इसकी मात्राएं समान रहती हैं। तो 4 चरण है और प्रत्येक उसमें समान रहती हैं, इसलिए। और मात्राएं कितनी होती हैं? 16। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो ये कुल मिलाकर के आपकी चौपाई की परिभाषा हो जाती है। क्या? कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से ये चौपाई आपको हो जाएगी, इसकी परिभाषा हो जाएगी। और उदाहरण आप नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुनारी, कोई भी रामचरितमानस की चौपाई आप उसको उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। और उदाहरण में किस प्रकार से मात्राओं की गणना होती है, उन मात्राओं को लगाते हुए सिद्ध करते हैं कि ये छंद चौपाई है। और फिर अगले छंद की ओर बढ़ते हैं। तो पहले आज पुनः चौपाई के जो लक्षण है उनको समझ लेते हैं। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और देखते हैं उसका उदाहरण लिखा है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजवदन शरानंद माता, जगत जनन दामिनी गाता। ये लिख दिया है। और ये देखिए, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, ये 4 चरण हो गए। अब आप देखते हैं कि जय जय गिरिवर राज किशोर, ये वर्ण है। इन वर्णों में कैसे मात्राएं लगेंगी, इसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। देखते हैं, हमें मालूम है कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होनी चाहिए। तो कैसे इसकी गणना होगी, आइए देखते हैं। हमने आपको बताया था जो लघु वर्ण होता है उसमें लघु मात्रा होती है, और जो ह्रस्व जिसको कहते हैं, और जो दीर्घ होता है उसमें गुरु मात्रा होती है। गुरु का चिन्ह और लघु का चिन्ह हमने कल आपको बताया था। तो जय लघु है दोनों, तो 1 और 1 ये मात्राएं होंगी। ऐसे ही इसमें भी गी री व र, इस प्रकार से सब में 1 मात्रा है। राज, रा में ये दीर्घ आ गया है, तो यहाँ पर गुरु वर्ण, गुरु की मात्रा लगेगी। और जा में 1, का में 1, इसमें 2 और इसमें। इस प्रकार से ये आपकी मात्राओं का निर्धारण होता है। अब गिन लेते हैं कि कितनी 16 मात्राएं इस चरण में हुई अथवा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10, 2 12, 2 14 और 2 16। इस प्रकार से ये निश्चित हो रहा है कि इस प्रथम चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसी प्रकार दूसरे चरण में हम देखेंगे तो ये मात्राएं आप लगा लेंगे। ये देखिए, ये विशेष है, चूंकि ये अर्धाक्षर बीच में है तो इसकी मात्रा नहीं लगेगी, लेकिन इससे पूर्व वाला जो वर्ण है इसकी मात्रा डबल हो जाएगी, अर्थात गुरु हो जाएगी। और दा की मात्रा 1 ही है। च ओ री। अब देखिए, गिन लीजिए, 1 2 3 2 5 6 7 8 10 11 12 2 14 और 2 16। इस प्रकार से दोनों चरणों में 16 मात्राएं हो गई। ऐसे ही नीचे वाले चरणों में जब आप गणना करेंगे तो इनमें 16 मात्राएं हो जाएंगी। ये पूरा मिला करके हमारा एक चौपाई छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से आप इन उदाहरणों में मात्राओं का निर्धारण करेंगे। अगला जो मात्रिक छंद है वो है दोहा। अब हम बढ़ते हैं दोहे की ओर। दोहा जो है ये एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद उसे कहते हैं जिसकी आधे चरणों में समान मात्राएं होती हैं और आधे चरणों में दूसरी समान मात्राएं